एम आई ऑडिबल? हैंड रेज कर दीजिए। ओके। ये कल जो हमने क्लास फर्स्ट ली थी, आई होप आप सबने आराम से देख ली होगी। मैंने उसमें बहुत अपने क्लियर तरीके से सारी चीजें कि भाई कैसे हम सीपीसी पढ़ेंगे, सीपीसी किस तरीके का लॉ है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। यदि आपने क्लास नहीं देखी हो, मैंने यूट्यूब पे इसलिए पोस्ट करी है क्योंकि वैसे भी 3 दिन डेमो क्लास है, तो मैंने तीन क्लास में यूट्यूब पे पोस्ट कर दी है। यदि नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे या तो मुझे आप मैसेज कर देना लिंक के लिए, या आप यूट्यूब पे जाकर एक बार देख सकते हैं। ठीक है। आज जो हमने पढ़ेंगे, कल हमने पार्ट ए का क्या करे थे, सेक्शन कंप्लीट कर लिए थे। किसी को कोई डाउट है? पार्ट ए के सेक्शन में पूरे अच्छे तरीके से हमने क्या करे थे, याद करे थे कि 1 से 8 कौन सा है, प्रिलिमिनरी सेक्शन है। 9 से 14 अपने रेस जुडिकेटा, रेस सब्जुडिस और फॉरेन जजमेंट आएंगे। ठीक है। 15 से 25 हमारी प्लेस ऑफ स्विंग है। फिर हमने 26 पढ़ा था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है। 27 से 32 हमारे आएंगे समन एंड डिस्कवरीज। और उसके बाद में हमने 33 पढ़ा था जजमेंट डिक्री। 34 हमने पढ़ा था इंटरेस्ट। और 35 से लेकर 35B हमने पढ़ा था कॉस्ट की बात है। ठीक है। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, इसके हम अब ऑर्डर्स पे आते हैं। एक सेकेंड, आप मुझे टाइम दीजिए। ठीक है। अब आते हैं हम ऑर्डर, मतलब पार्ट ए के ऑर्डर्स पे। हम अलग अलग करके नहीं चलेंगे, हम पहले सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन के साथ साथ हम क्या पढ़ते जाएंगे, ऑर्डर्स पढ़ते जाएंगे। स्क्रीन में एक बार शेयर कर देता हूँ, यदि बाई चांस आपको स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिखे तो बता दीजिएगा। ठीक है। आई होप आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख ही रही होगी। देखिए क्या चीज है, पार्ट ए के हम क्या चीज पढ़ेंगे, पार्ट ए के हम ऑर्डर नंबर पढ़ेंगे। और कल मैं आपको बता ही चुकी थी कि जो ऑर्डर नंबर आते हैं पार्ट ए के, वो आएंगे ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 20 है। कहाँ से आएंगे, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैं इधर लिख के बता दूं। देखिए कहाँ से कहाँ तक आएंगे, ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 20 है। देखिए, तो इसको पढ़ने से पहले आपको छोटी छोटी चीजें ये समझनी पड़ेगी कि जो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 2 है और ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3, वो क्या बात करता है, एक जनरल बात करता है। जनरल बात करता है, लाइक पार्टीज टू द सूट। किसी भी केस में आप सोचो, आप सिविल केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने वाले हो, तो आपके लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए पार्टीज टू द सूट। सबसे पहले क्या होगी, पार्टीज होगी। ठीक है, बिल्कुल रटने के तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आप किसी केस में क्या करोगे, दो पार्टीज होगी, प्लेंटिफ होगा, डिफेंडेंट होगा। ऑर्डर नंबर 1 का क्या नाम है, पार्टीज टू द सूट। ठीक है। फिर पार्टीज क्या करेंगी, सूट को फ्रेम करेंगी। क्या करेंगी, सूट को फ्रेम करेंगी। तो ऑर्डर नंबर 2 का क्या नाम है, फ्रेमिंग ऑफ द सूट। क्या नाम है ऑर्डर नंबर 2 का, फ्रेमिंग ऑफ द सूट। एक बार हम यहाँ लिखेंगे, फिर हम स्क्रीन पे देखेंगे, और फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि भाई हमने क्या चीज पढ़ी है। फिर ऑर्डर नंबर 3, आप सूट को किस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप लीडर के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो, रेकग्नाइज एजेंट के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो, आप खुद भी प्रेजेंट हो सकते हो। तो ऑर्डर नंबर 3 के नाम क्या है, यही रेकग्नाइज एजेंट लीडर। ठीक है, रेकग्नाइज एजेंट लीडर, ये ऑर्डर नंबर 3 का नाम है। अब ऑर्डर नंबर 4 का जो नाम है, ऑर्डर नंबर 4 का नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। कि हमने क्या कर दिया, हमने पार्टीज भी आ गई हमारे पास में, हमने सूट को फ्रेम भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सूट का इंस्टीट्यूशन करेंगे। तो कोई मुझे बताएगा हैंड रेज करके कि सेक्शन 26 जब हमने पढ़ा था, उसका नाम भी क्या था। नीतू मैम या कोई भी बता दीजिए, सेक्शन 26 पढ़ के आए थे हम, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि इस ये जो 3 ऑर्डर हैं, ये जो 3 ऑर्डर हैं, इनके सामने कोई सेक्शन नहीं है, इनके सामने के कोई सेक्शन नहीं है। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर नंबर 4 पढ़ोगे, तो इसके साथ में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 26। ये मिक्स एंड मैच ऑर्डर करने का पहला चीज है कि जब हम सेक्शन 26 पढ़ेंगे, जब हम सेक्शन 26 पढ़ेंगे, तो हमको उसके साथ में क्या पढ़ना है, हमको उसके साथ में ऑर्डर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ऑर्डर पढ़ना है। ओके, ठीक है। फिर हमने बात करी कि भाई इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट तो हो गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट तो हो गया। फिर क्या करेगा, कोर्ट समन देगा। तो ऑर्डर नंबर 6 का क्या नाम है, ऑर्डर नंबर 5 का नाम है समन।
समन नाम है ऑर्डर नंबर 5 का। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी हम सेक्शन पढ़ के आए, सेक्शन 27 से लेकर 32 के बीच में कई सेक्शन है। ऑर्डर सेक्शन 27 से लेकर 32 के बीच में कई सेक्शन है, लाइक 27, 28, 29 ये बात करते हैं समन से रिलेटेड। फिर 30, 31 ये समन और डिस्कवरी से रिलेटेड बात करते हैं। तो आप ये समझ लो कि सेक्शन नंबर 27 से लेकर 29 हमको किसके साथ पढ़ना है, ऑर्डर नंबर 5 के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो कोई डाउट आपके सामने सच नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑर्डर नंबर। जी पता नहीं टाइम से आप लोग 8 बजे, मैं इसलिए 7:55 पे भेज देती हूँ। हाँ ठीक है, अब हमने क्या करा, ऑर्डर नंबर 6 की बात करते हैं। ऑर्डर नंबर 6 क्या बात करता है, प्लीडिंग की। और प्लीडिंग का मतलब प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों है। इस चीज को मतलब कंफ्यूजन में मत रहना, प्लीडिंग में दोनों चीजें आती है। क्या चीज लिखी है कि ऑर्डर नंबर 6 बात करता है प्लीडिंग, और ऑर्डर नंबर 7 बात करता है, ठीक है, ऑर्डर नंबर 7 बात करता है इस चीज की, ऑर्डर नंबर सॉरी ऑर्डर नंबर 6 बात करता है प्लीडिंग की, ऑर्डर नंबर 7 हमारी बात करता है, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 अपना 6 नंबर बात करता है प्लीडिंग जनरली, ऑर्डर नंबर 7 बात करता है प्लीडिंग में पहले क्या होता है, प्लीडिंग में पहले प्लेंट होता है, ठीक है। और ऑर्डर नंबर 8 क्या बात करता है, प्लेंट फाइल हुआ है तो रिटर्न स्टेट। तो हमने क्या करा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने पार्टीज टू द सूट पढ़ा, एक ऑर्डर मतलब एक केस में हमें क्या चाहिए होती है, पार्टीज चाहिए होती है। सेकंड हमने पढ़ा फ्रेमिंग ऑफ द सूट, किसके थ्रू प्रेजेंट करेंगे, हम एक लीडर के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। ऑर्डर नंबर 4 में क्या प्रेजेंट करेंगे, सूट का इंस्टीट्यूशन करेंगे। ऑर्डर नंबर 5 कोर्ट इंस्टीट्यूशन होने के बाद क्या करेगा, समन सर्व करेगा, ठीक है। फिर क्या चीज है, प्रेजेंट मतलब क्या चीज है, जो डिस्कशन होगा प्लीडिंग होगा, प्लीडिंग। ऑर्डर नंबर 7 में प्लेंट, प्लेन फाइल होता है। ऑर्डर नंबर 8 में रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। अब ये सारी चीजें हो गई, अब क्या होगा, आप खुद ही सोचिए क्या होगा, पार्टीज प्रेजेंट होगी। तो ऑर्डर नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, सीपीसी का काफी 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। एग्जाम मतलब ये है कि अपियरेंस, अभी मुझे ऑर्डर के ऐसे नाम नहीं पता, जो चीज मैं बता रही हूँ, अपियरेंस एंड नॉन अपियरेंस ऑफ पार्टी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपियरेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। क्या हुआ, प्लेन फाइल हुआ, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हुआ, तो कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, पार्टीज को प्रेजेंट होना पड़ेगा। प्रेजेंट हो जाएंगी तो ठीक है, और यदि प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये बताया गया है ऑर्डर नंबर 9 में। फिर प्रेजेंट होने के बाद क्या होगा, प्रेजेंट होने के बाद ऑर्डर नंबर 10 में क्या बताया गया, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। क्या बताया गया है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी, क्योंकि प्रेजेंट होने के बाद करेगी क्या कोर्ट, पार्टीज को एग्जामिन करेगी। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब क्या होगा, ऑर्डर नंबर 11, ऑर्डर नंबर 12, ऑर्डर नंबर 13, इसके अंदर क्या होती है, डिस्कवरीज होती है, एडमिशंस होते हैं। तो ये क्या बात करते हैं, ये मिसलेनियस बात करते हैं। डिस्कवरीज हो गया, ठीक है, सारी चीज एडमिशन आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर 11, ऑर्डर नंबर 12 एंड ऑर्डर नंबर 13 किस चीज की बात करता है, ये मिसलेनियस बात करता है। फिर क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज भी हो गया, ठीक है। अब पार्टीज का एग्जामिनेशन करने के बाद में क्या करेगी कोर्ट, इश्यू फ्रेम करेगी। ऑर्डर नंबर 14 में क्या होता है, इश्यूज फ्रेम होते हैं। क्या होता है, इश्यूज फ्रेम होते हैं। अब कोर्ट जब इश्यू फ्रेम करती है, ठीक है, फर्स्ट हियरिंग पे कोर्ट को पता चल जाता है कि दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्शन है ही नहीं, समझ लो, दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्शन है ही नहीं, तो कोर्ट क्या करेगी, आगे केस को थोड़ी ले जाएगी। तो ऑर्डर नंबर 15 बात करता है डिस्पोजल, मैं कोई ऑर्डर गलत बता दूं तो एक बार देख लेना, डिस्पोजल ऑफ केस एट फर्स्ट हियरिंग। डिस्पोजल ऑफ केस फर्स्ट हियरिंग, भाई दोनों के बीच में कोई इशू है ही नहीं, और कोर्ट को लगता है कि ठीक है सफिशिएंट, इतने सफिशिएंट एविडेंस। दो सिचुएशन हो सकती है, दो सिचुएशन कैसी कैसे हो सकती है, फर्स्ट सिचुएशन कोर्ट को ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है, और सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसके पास में सफिशिएंट एविडेंस आ गए कि वो फर्स्ट हियरिंग पे ही क्या कर सकता है, केस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो ऑर्डर नंबर 15 क्या बात करता है, डिस्पोजल ऑफ केस एट फर्स्ट हियरिंग। ऑर्डर नंबर 16 और ऑर्डर नंबर 16 है, ठीक है। ऑर्डर नंबर 16 और ऑर्डर नंबर 16 ए क्या बात करता है, समन टू विटनेस। भाई जब आप खुद ही सोचो कि कोर्ट को लग रहा है कि फर्स्ट हियरिंग पे केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता, फर्स्ट हियरिंग पे केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता, तो क्या होगा, अब विटनेसेस को समन जाएंगे, विटनेसेस को समन जाएंगे कि भाई आप आओ,
हाँ, कोई भी कुछ पूछ रहा है एक बार मैसेज कर दो, मैं पहले ऑर्डर 20 तक कंप्लीट कर लूँ, फिर आप मुझे एक बार बता देना। और कुछ गलत बोल रही हो तो फिर एक बार माइक ऑन करके बता दीजिएगा कि ऑर्डर नंबर 16 में क्या जाएगा, समन टू विटनेसेस। ठीक है। और ऑर्डर नंबर 16 ए में क्या जाएगा, एक स्पेशल ऑर्डर है कि भाई क्या हो सकता है, विटनेसेस हो सकते हैं ना, प्रिजन में बंद हो, जेल में बंद हो, डिटेन्ड हो, इन लोगों को जो समन जाते हैं उनके लिए ऑर्डर नंबर 16 ए की बात की गई है। फिर ऑर्डर नंबर 17 एडजर्नमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करता है, एडजर्नमेंट की। कोर्ट को ऐसा लगता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए हैं कि एडजर्नमेंट की जरूरत है, तो कोर्ट ऑर्डर नंबर 17 में क्या बात करता है, एडजर्नमेंट की बात करता है। ऑर्डर नंबर 18 फाइनल हियरिंग, सब चीजें हो गई, अब क्या होगा, केस की फाइनल हियरिंग होगी। ऑर्डर नंबर 19 किसकी बात करता है, एफिडेविट की बात करता है। ये एक तरीके का मिसलेनियस ऑर्डर है। अभी तक सब चीजें देखो स्टेप बाय स्टेप चल रही है, और जो चीज मिसलेनियस थी वो चीज मैंने आपको बताई है। जो चीज मिसलेनियस है वो मैंने आपको बताई है कि ये अलग से आई है, ये चीज अलग से आई है। ऑर्डर नंबर 11, 12 एंड 13 सेम, जिस तरीके से ये ऑर्डर नंबर 19 आया एफिडेविट की, कुछ अलग से ये चीज है। फिर सब चीजें हो गई तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट लास्ट में जजमेंट सुना देगी। ठीक है, कोर्ट लास्ट में क्या सुना देगी, जजमेंट, और डिग्री शैल फॉलो दी जजमेंट। तो ऑर्डर नंबर 20 किसकी बात करता है, जजमेंट एंड डिग्री की बात करता है। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। अब हम पीडीएफ में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, अब हम पीडीएफ में पढ़ेंगे ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। ऑर्डर नंबर भी याद करना जरूरी है सीपीसी में। एक बार सब लोग हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया तो। अब मैम हम चलते हैं पीडीएफ। हाँ जी, ये ऑर्डर 15 रिपील हो गया था क्या? नहीं नहीं, रिपील का कब हो गया, मैम हमारे 15 के स्टेट में, बाद 15 एथ बता रहा है इसमें बेरेक में नहीं तो। नहीं, हाँ 15 ही रिपील हो गया होगा हमारे, मतलब स्टेट में 15 के बाद 16 ही है। नहीं मैम, 15 ए बता रहा है केस मैनेजमेंट हियरिंग और नहीं, डिस्पोजल ऑफ द। ये हट चुका होगा मुझे Actually, इससे। ma'am, 15 is only applicable to commercial court, I guess. That's written कमर्शियल over कोर्ट से रिलेटेड होगा ये 15 ही। ठीक है, केस right. मैनेजमेंट हियरिंग, हाँ मैंने पढ़ा हुआ है अपने सीपीसी में है, लेकिन ये कमर्शियल कोर्ट से रिलेटेड होगा 15 के बाद भी। डन, मैम एक बार हम, हाँ जी। बेरेक में 15 दिया हुआ ही नहीं है मैम पूरा, मतलब उसमें 15 सब ए नहीं उसमें। दिया हुआ होगा, 15 तो दे रखा होगा, 15 तो इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। मैम 15 ऑमिटेड बाय given द है। कमर्शियल कोर्ट्स ऐसा लिखा है, वो चीज है। वो कमर्शियल कोर्ट से रिलेटेड सर, मेरे पेयर एक्ट में या नॉर्मल पेयर एक्ट में तो 15 है, अवेलेबल है। फर्स्ट हियरिंग में केस सॉर्ट आउट होने की बात की गई है। 15 एक कमर्शियल कोर्ट्स पे अप्लाई होता होगा, तो इसलिए मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। 15 है ही नहीं बेयर एक्ट के अंदर। अच्छा ठीक है, आ जाइए देखते हैं स्क्रीन पे, जो जो हमने पढ़ा वो सारी चीजें हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, ऑर्डर नंबर 1 पार्टीज टू द सूट, ऑर्डर नंबर 2 सूट की फ्रेमिंग होगी, ऑर्डर नंबर 3 रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर, एंड ऑर्डर नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। क्या लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। फिर ऑर्डर नंबर 5 में रटना नहीं है, मैं क्या बोल रही हूँ, इस चीज को रटना क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्रीन, ये सब चीजें हमने, ये सब चीज स्टेप बाय स्टेप चल रही है। क्या चल रही है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रही है, कुछ भी चीजें ऊपर नीचे नहीं हुई है। फिर ऑर्डर नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, इशू एंड सर्विस ऑफ समन। ऑर्डर नंबर 6, 7, 8 चलते हैं मिसलेनियस। प्लीडिंग जनरली की बात की गई है, प्लेंट की बात की गई है, रिटन स्टेटमेंट की बात की गई है। फिर ऑर्डर नंबर 9 में क्या लिखा है, अपीयरेंस ऑफ पार्टी एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। इस ऑर्डर के एक एक रूल, मतलब कुछ होता है ना कि मैम हम इसमें क्या रूल छोड़ सकते हैं क्या, ऑर्डर नंबर 9 में कोई भी रूल नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, अब आ जाइए ऑर्डर नंबर 10 क्या करेगी, पार्टीज को एग्जामिनेशन होगा। ऑर्डर नंबर 11, 12 और 13 क्या बात करते हैं, मिसलेनियस बात करते हैं, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, एडमिशन, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। फिर ऑर्डर 10 के बाद डायरेक्ट किस पे आएंगे, 14, जब पार्टीज का एग्जामिनेशन हो गया क्या होगा, इश्यूज सेटल होंगे। ऑर्डर नंबर 15 फर्स्ट हियरिंग पे क्या हो जाएगा, केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर नंबर 16 अब डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, कोर्ट किसको समन देगी, अटेंडेंस समन, विटनेसेस को समन देगी। 16 ए में बात करते हैं कि विटनेसेस कहाँ बंद है, प्रिजन में बंद है। 17 बात करता है एडजर्नमेंट की। 18 बात करता है कि ठीक है फाइनल हियरिंग। 19 बात करता है मिसलेनियस एफिडेविट। 20 बात करता है जजमेंट डिक्री, एंड 20 ए बात करता है कॉस्ट से रिलेटेड। अब देखो हमने कौन कौन से सेक्शन, मिक्स एंड मैच भी देखते हैं। देखिए, ऑर्डर नंबर 4
इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के साथ में हम पढ़ते हैं 26, मतलब 1 से लेकर 25 सेक्शन के कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। सेम ऑर्डर नंबर 1 से लेकर 3 तक के कोई सेक्शन नहीं है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा कि मैम मैं क्या बोल रही हूँ कि ऑर्डर नंबर 1 से लेकर 3 तक के सामने कोई सेक्शन नहीं है, और 1 से लेकर 25 सेक्शन के सामने कोई भी ऑर्डर नहीं है। अब आ जाइए, जो हम अभी हम पहले देखते हैं। अब देखिए, ऑर्डर नंबर 5 किसकी बात करता है? समन की बात करता है। इसके सामने कौन सा सेक्शन है? 27, 28, 29, ठीक है। इसके अलावा भी एक शायद 32 भी आएगा, लेकिन आप जैसे मान लो कि 27, 28, 29 ये इसके सेक्शन है। ऑर्डर नंबर 6 से लेकर ऑर्डर नंबर 10 तक के सामने कोई भी सेक्शन नहीं है, ठीक है। ऑर्डर नंबर 11, 12 और 13 ये के सामने जो सेक्शन आएंगे 30 से लेकर 32, ठीक है। अब आ जाओ 14 इश्यूज, 15 फर्स्ट हियरिंग, 16 समन टू विटनेस, इसका सेक्शन 32 है, ठीक है। 17 एडजर्नमेंट, 18 हियरिंग और 19 इसके सामने के कोई भी सेक्शन नहीं है एक्सेप्ट ये वाला सेक्शन है, ठीक है। और ऑर्डर नंबर 20 क्या बात करता है? जजमेंट की बात करता है। तो सेक्शन कौन सा आया? सेक्शन 33 जजमेंट एंड डिक्री। ऑर्डर नंबर 20 ए कॉस्ट की बात करता है। इसके सामने कौन सा सेक्शन आया? 35 से लेकर 35 बी। कोई डाउट है इन सेक्शन के मिक्स एंड मैच में? कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, इसके बाद में मैं आपको स्क्रीन पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के थ्रू बताऊंगी कि किस ऑर्डर के सामने कौन सा सेक्शन आता है। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि यदि ये सीपीसी का बेस है, ये क्या है? ये सीपीसी का बेस है। यदि आपको मतलब ये क्या होता है, लड़ाई इसी चीज में तो होती है कि मैम सेक्शन पढ़ना है, इतने सारे पहले सेक्शन दे रखे हैं, उसके पीछे ऑर्डर दे रखे हैं, इस तरीके से आपको नहीं करना है। अब हम पहले स्क्रीन पे देखेंगे कि कौन से पार्ट ए, अभी हमने कौन सा पढ़ा है? ये पार्ट ए पढ़ा है। पार्ट ए में कौन से सेक्शन थे? 1 से लेकर 35 बी, और कौन से ऑर्डर थे? 1 से लेकर 20 ए। अब देखो मिक्स एंड मैच देखते हैं। देखो ये मिक्स एंड मैच ऑफ सेक्शन है, यहाँ पे आएंगे। देखो दिख रहा है कहीं पे 1 से लेकर 6 ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, स्टे ऑफ सूट 1 से लेकर 8 आना चाहिए। यहाँ प्रिलिमिनरी 1 से 8 के आगे सामने कोई भी सेक्शन नहीं है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट सेक्शन 9 के सामने कोई भी सेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर नहीं है। स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10 कोई भी नहीं है। अब आ जाइए, ये देखो 11, 12, 13, 14 ये सारे सेक्शन रेस जुडिकेटा बार टू फर्दर सूट, इनके सामने कोई भी ऑर्डर नहीं है, इनके सामने कोई भी ऑर्डर नहीं है। फिर सेम ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के सामने कोई सेक्शन नहीं है। फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के सामने कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर नंबर 4। कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर नंबर 4। फिर समन एंड डिस्कवरीज, इसको आप 27 से 29 कंसिडर कर लेना। इसके सामने कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर नंबर 5। फिर लीडिंग, ये ऑर्डर नंबर 6, ऑर्डर नंबर 7, ऑर्डर नंबर 8, ऑर्डर नंबर 9, ऑर्डर नंबर 10, ऑर्डर नंबर 11। डिस्कवरी इंस्पेक्शन के सामने सेक्शन 30 है, मतलब ठीक है, याद हो जाए तो ठीक है, इतना कुछ आपको ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन नंबर जो ऑर्डर नंबर 11 है उसके साथ में बात करता है सेक्शन नंबर 30। फिर ऑर्डर नंबर 12 के सामने कोई भी सेक्शन नहीं है, ऑर्डर नंबर 13 के सामने कोई सेक्शन नहीं है, ऑर्डर नंबर 14 के सामने कोई सेक्शन नहीं है, ऑर्डर नंबर 15 के सामने कोई सेक्शन नहीं है, मैंने गलत बोला था 32। ऑर्डर नंबर 16 के सामने है सेक्शन नंबर 31, ठीक है। 16A के सामने कोई भी नहीं है। देखो लग रहा होगा, लेकिन मैंने इस चीज को पहले आपको प्रेजेंट करके बताई। यदि मैं एकदम से आपको ये स्क्रीन खोल के दे देती तो आपको नहीं समझ में आता। 17 के सामने कोई भी सेक्शन नहीं है, ऑर्डर नंबर 18 के सामने कोई सेक्शन नहीं है, ऑर्डर नंबर 19 के सामने कोई सेक्शन नहीं है, ऑर्डर नंबर 20 के सामने सेक्शन 33 है, क्योंकि सेक्शन 33 किसकी बात करता है? जजमेंट एंड डिक्री की बात करता है। ऑर्डर नंबर 34 सॉरी सेक्शन नंबर 34 के सामने कोई भी ऑर्डर नहीं है, और ऑर्डर नंबर 20 ये बात करता है कॉस्ट की बात करता है। तो इसके साथ में हम कौन से सेक्शन पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 35 ए एंड सेक्शन नंबर 35 बी, और एग्जीक्यूशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहने को बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यही सामने दिख रहा है। सेक्शन नंबर 36 से लेकर 74 बात करता है एग्जीक्यूशन की, और ऑर्डर नंबर 21 रूल 106 है जिसके अंदर वो बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की।
इतने बड़ी चीजों में हमने कितने इजी तरीके से पढ़ा। आप लोगों को यदि किसी तरीका का डाउट है तो एक बार पूछ लो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। पेन और पेपर लेकर और क्या करना है, आपको डायरेक्ट लेकर बैठना है। नोट्स मैं आपको वैसे भी दूंगी, लेकिन नोट्स देखो, एक होता है लोगों को ऐसा लगता है कि नोट्स पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको पहले उस नोट्स को किस तरीके से पढ़ना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। पार्ट ए और पार्ट बी में किस सेक्शन को किस ऑर्डर के साथ पढ़ना है, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाइए, हम कल कहाँ तक पढ़ चुके थे? सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन हम कहाँ छोड़ के आ गए थे? सेक्शन 2 को छोड़कर आ गए थे। तो सेक्शन 2 का 2, ठीक है, काफी जो बेस है, डिक्री क्या होती है, ठीक है, ऑर्डर क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जजमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एलआर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आ जाइए, हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर नंबर सॉरी सेक्शन नंबर 2 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। अभी ये सब चीजें हम देखिए, ये डेफिनेशन क्लॉज है। कई कई सेक्शंस में, कई कई किस में, कई कई एक्ट्स में लिखा रहता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ये सब आप देख लेना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में कि कहाँ इंटरप्रिटेशन क्लॉज लिखा रहता है, कहाँ डेफिनेशन क्लॉज लिखा रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज 2:1 से लेकर 2:20 तक क्या है, डिफाइन है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से हैं, आप बेयरएक्ट हो तो बेयरएक्ट में देख लो। दिस वन इज इम्पोर्टेंट, दिस वन, दिस सॉरी दिस वन इज इम्पोर्टेंट। जज की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, दिस वन मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दिस वन इज इम्पोर्टेंट। ये जो सारे जहां पे मैंने स्टार लगाए हैं जिन जिन डेफिनेशन पे, ये आपसे मतलब ये 2:15 तो कैसे पूछा जाता है, प्री में पूछ लिया जाता है। मैं 2-3 प्री में देख चुकी हूँ। ठीक है, जब मैं एमसीक्यू सॉर्ट आउट करती हूँ तो उसमें लिखा रहता है कि किस प्री में, किसके स्टेट के प्री में पूछा गया। तो ये 2:15 की प्लीडर को कहाँ डिफाइन किया गया है, प्लीडर को डिफाइन किया गया है 2:15 में। देखो क्या करते हैं, सब इग्नोर करके चलते हैं। डेफिनेशन भी पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडर। ठीक है, और एक है ना यहाँ पे गवर्नमेंट लीडर भी है कहीं पे, ये रहा। दो साथ में दिया गया है गवर्नमेंट लीडर, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलता है, प्लीडर। कहाँ बताया गया है, 2:15 में बताया गया है कि 2 साथ में बताया गया है, या कुछ भी, तो आपको 2:15 लिख कर आना है। 2 साथ में गवर्नमेंट लीडर की बात की गई है। ठीक है, मैं वापस बता देती हूँ कौन कौन से स्टार लगे हुए हैं। देखो कौन कौन से दिख रहे हैं, ये सारे दोबारा सेक्शंस जो बता है। दीजिए। हाँ, ये सारे सेक्शंस जो है, 2 का 2 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, 2 का 3 किसके साथ पढ़ेंगे, देखो कैसे पढ़ते हैं ये भी देख लेते हैं। 2 का 3 हम किसके साथ पढ़ेंगे, 2 के 10 के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 10 के साथ पढ़ेंगे। जजमेंट डेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, एक इंसान यदि डिग्री होल्डर है, एक इंसान यदि डिग्री होल्डर है तो दूसरा इंसान क्या होगा, जजमेंट डेटर, क्योंकि ये शायद ABCD फॉर्मेट में दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन 2 के 3 के साथ में आपको 2 का 10 पढ़ना है, जजमेंट डेटर पढ़ना है। ठीक है, 2 के साथ में आपको क्या पढ़ना है, यदि आपको पता है कि कोई चीज दिक्री है तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या चीज ऑर्डर है। तो 2 के साथ में आप किस चीज को कंपैरिजन करके पढ़ोगे, 2 के 14। ठीक है, अब बात होती है, जज है तो जजमेंट है, ठीक है, ये सब चीजें तो बस। और गवर्नमेंट प्लीडर के साथ में आपको प्लीडर पढ़ना है, बाकी सारे तो डेफिनेशन हम सीरियल नंबर से पढ़ते जाएंगे। 2 का 1 कोड के बारे में बात करता है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैंने सिर्फ वही डेफिनेशन लिख रखी है। 2 का 1 शायद बोलता है प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, कोड मींस प्रेस्क्राइब बाय रूल। बात करते हैं हम किसकी, डिक्री, किस चीज की बात करते हैं, डिक्री की। ठीक है, बहुत प्रीशियस, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले देखो मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताती हूँ। देखो डिक्री क्या होती है, डिक्री हमेशा मतलब एक अच्छा, आपको शब्द दिखने में ही पता चल रहा है डिक्री, तो डिक्री एक अच्छी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे वर्ड यदि जो देखा है, डिक्री मतलब कोर्ट ने सबको सुनने के बाद, कोर्ट ने सारी पार्टीज को ऑडियो अल्टरपार्टम देने के बाद में, सारे विटनेसेस हैं तो उनको सुनने के बाद में, सब चीजों को सोच समझने के बाद में क्या पास की है, डिक्री पास की है।
तो ये होती है डिग्री। तो जब आप डिग्री की डेफिनेशन देखेंगे, जब आप डिग्री जतिन सर एक बार आप प्लीज कैमरा ऑफ कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, जब आप डिग्री की डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पे वर्ड लिखा हुआ है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। तो मैम यहाँ पे एडजुडिकेशन वर्ड क्यों लिखा है? जब आप जिसे इग्नोर करके नहीं चल रहे हैं, इसकी डिग्री की एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, वर्ड लिखा है फॉर्मल। क्या लिखा हुआ है? वर्ड लिखा हुआ है फॉर्मल, मतलब इनफॉर्मल चीजें नहीं है। किसी जुडिशियल कोर्ट ने, किसी भी कोर्ट ने मतलब क्या करा है, अपना एक्सप्रेशन दिया है। फिर क्या लिखा हुआ है? एडजुडिकेशन। यहाँ पे कोई इंसान मतलब यदि जिसने सीपीसी बनाया होगा वो डिसीजन वर्ड भी तो लिख सकता था। डिसीजन वर्ड इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि डिसीजन में ऐसा जरूरी नहीं है, कोर्ट प्राइमा फेसी चीजों को देखकर भी डिसाइड कर सकता है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एडजुडिकेशन, मतलब कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है, हर इंसान को सुन लिया है जो जो उसको लगते थे कि मुझे सुननी चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया? पहला समझ में आ गया होगा आपको। डिग्री की डेफिनेशन में हमेशा हमें क्या लिखने हैं? 6 पॉइंट्स लिखने हैं। कभी बाय चांस आपके सामने डिग्री की डेफिनेशन आ जाए तो आप 6 पॉइंट्स को लिख कर आओगे। किसी भी एक पॉइंट को मतलब कैसे ऐसे क्यों याद रखते हैं हम कि 6 पॉइंट्स क्यों लिख कर आओगे? क्योंकि क्या होता है, हमने 5 लिखे तो आपको ये याद आ जाएगा कि मैम ने क्या कहा था कि 6 पॉइंट्स लिख कर आ गए, तो कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी चीज को भूल रहा हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहला क्या हुआ? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। अब सेकंड बात, सेकंड लिखा हुआ है उसके अंदर विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस। भाई यहाँ पे जिस इंसान ने सीपीसी बनाया वो लिख देता विच डिटरमाइंस, निश्चित ही तो कर रहा है कोड, क्या कर रहा है? निश्चित ही तो करे, किसी चीज को डिसाइड ही तो कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देता विच डिटरमाइन, यहाँ पे उसने स्पेसिफिक लिखा विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन। तो आपने एक वर्ड सुना होगा कंक्लूड, कि खत्म। ठीक है, खत्म। यदि आपको कोई परेशानी हो, यदि आपको कोई परेशानी हो तो कोर्ट अब आपकी चीजें नहीं सुनेगा, अब आपको अपील में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? अपील में जाना पड़ेगा। कोर्ट ने आपकी चीजों को कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया है। क्या किया है? कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया है। फिर थर्ड चीज क्या लिखी हुई है? दूसरा याद हुआ, विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस एनी और ऑल ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज, एनी और ऑल ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज, राइट्स ऑफ द पार्टीज। अब यहाँ पे यदि कोई इंसान, जैसे मैं खुद पर्सनली बताती हूँ, मैं मेंस का एग्जाम लिख रही थी। सबसे पहला क्वेश्चन था डिग्री की डेफिनेशन बताओ। जब मैं खुद मतलब एक साइड में मतलब यदि कोई इंसान बच्चा सामने बैठे रहते तो हम इसको भी देखते हैं, पता नहीं क्यों देखा होगा, मैंने उसकी कॉपी में देखा 3 नंबर का क्वेश्चन था डिग्री का। उस इंसान ने यहाँ से लेकर यहाँ पर डिग्री की डेफिनेशन खत्म कर दी, मतलब इतने से स्पेस में डिग्री की डेफिनेशन खत्म करी। लेकिन जब मैं लिख रही थी तो मैंने डिग्री की डेफिनेशन को भाई पन्ने दिए ना आपको, आप छोटा छोटा करके डिग्री की डेफिनेशन को बांट के लिख सकते हो। तो मैं जब मेरी डेफिनेशन लिख रही थी तो मैंने इतने अच्छे तरीके से डिग्री की डेफिनेशन लिखी थी और अच्छे मार्क्स भी मिले थे। ठीक है, तो अब ये देखो आपको टुकड़ों में, जैसे हर चीज में प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत जरूरी होती है, मैं कल भी बता चुकी हूँ कि आप डिग्री की डेफिनेशन को एक पैराग्राफ में लिख रहे हो और आप डिग्री की डेफिनेशन को बुलेट बना बना के लिख रहे हो, राइट लगा लगा के इतने अच्छे तरीके से लिख रहे हो, तो क्या लिखिएगा, मतलब जो एग्जामिनर है आपको 6 मार्क्स देंगे। पढ़ते हैं आगे, बीच में डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एनी और ऑल ऑफ द पार्टी, मुझे क्या पता उसके कितने हैं, वो तो एग्जाम मेंस वाला जिसने चेक करी उसको पता चले ना। ठीक है, एनी और ऑल ऑफ द पार्टीज, ठीक है, मुझे मेरे पता है एनी और ऑल ऑफ द पार्टी, ऑल ऑफ द राइट। तो यहाँ पे एनी वर्ड है और ऑल है कि कोई किसी एक पार्टी के राइट्स, किसी जो पार्टीज के किसी भी राइट को डिसाइड कर सकता है और सारे राइट्स को भी डिसाइड कर सकता है। अब यहाँ पे मैम आपने तो बोला डिग्री फाइनल डिटरमाइन करती है, फाइनल डिटर्मिनेशन ऐसा नहीं है क्लोज। आप लोगों ने प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री का नाम सुना होगा। प्रिलिमिनरी डिग्री मतलब यदि बीच की छोटी छोटी चीजों को मीन प्रॉफिट होता है, ठीक है, मीन प्रॉफिट होता है तो कोर्ट पोजेशन के केस में कोई क्या है, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का केस है, कोर्ट यदि मीन प्रॉफिट डिसाइड करता है, बीच की छोटी छोटी चीजें डिसाइड करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको मतलब कोर्ट ने एनी
वहां पे वर्ड है एनी, मतलब उसने मीन प्रॉफिट को डिसाइड किया, तो एनी ऑफ द राइट, ऑल मतलब सब तरीके के राइट को क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया। तो याद हुआ आपको, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस एनी और ऑल ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज। ठीक है, और फोर्थ नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, एनी सॉरी विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टी इन ऑल और एनी मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। ठीक है, दोनों में से मतलब ऊपर वाला वर्ड मैंने छोड़ दिया था, इन इस यहाँ पे वर्ड है विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज इन एनी और ऑल ऑफ द मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी इन द सूट, कंट्रोवर्सी इन द सूट। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या लिखा, फोर्थ नंबर आप लिखोगे इट कुड बी प्रिलिमिनरी, इट कुड बी प्रिलिमिनरी और फाइनल, इट कुड बी, वही थर्ड का पैराग्राफ की ये क्या होती है, दो तरीके की हो सकती है, इट कुड बी प्रिलिमिनरी और फाइनल। ठीक है, फिफ्थ नंबर आपको क्या लिखना है, इसके अंदर क्या इंक्लूड है, इसके अंदर क्या इंक्लूड है, डिग्री के अंदर क्या इंक्लूड है, डिग्री के अंदर विच इंक्लूड्स। देखो यहां तक तो उसने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, फिर लिखा है विच इंक्लूड्स, विच इंक्लूड्स डीम्ड डिग्री, वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो ये जो चीजें लिखी हुई है विच इंक्लूड्स, इसको हम कहते हैं डीम्ड डिग्री। डिफाइन हम बाद में करेंगे, व्हाट इज डीम्ड डिग्री, जिसके अंदर इंक्लूड है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 120 144। देखो चलो ठीक है, अभी याद कर लो इस चीज को कि हमने कितने पॉइंट पढ़े, 6 पढ़े। तो सबसे पहले सिक्स्थ नंबर पे हम यहाँ से फिफ्थ नंबर पे लिखा विच इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144। ये मैं बताऊंगी कि इसको क्या कहते हैं, ये डीम्ड डिग्री है। अभी डिग्री की डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि डीम्ड डिग्री क्या होती है। ठीक है, याद हुआ आपको, सिक्स्थ नंबर है विच डज नॉट इंक्लूड, विच डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट, डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट, और ये कुछ अपील ऑफ ऑर्डर इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको 6 चीज याद हो गई, अपील ऑफ ऑर्डर्स। देखो आपको 6 चीज याद हो गई, क्या चीज याद हो गई, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ, डिग्री की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेस है, हर चीज का बेस है। आपको यदि डिग्री नहीं पता होगी तो ऑर्डर क्या होता है वो नहीं पता होगा। ठीक है, फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस राइट्स ऑफ द पार्टी इन एनी और ऑल ऑफ द मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी इन द सूट, कंट्रोवर्सी इन द सूट, इट कुड बी प्रिलिमिनरी, इट कुड बी फाइनल, फिर विच इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लेन और इंक्लूड्स रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144, बट विच डज नॉट इंक्लूड डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट। अब ये क्यों, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये रटना क्यों है, आपने ये क्यों लिखा कि डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट को डिग्री क्यों नहीं कहते, कोई बताएगा, हैंड रेज करके कोई बताएगा कि डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट वो डिग्री क्यों, डिग्री में क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है किसी को मैम जब मैम मेरिट्स पे कोई चीज डिसाइड नहीं होगी तो एक वो बार डिग्री हैंड में रेज नहीं कर आती। दीजिए। हाँ ठीक है, शोभना मैम आप बताइए, मैम कोई चीज जब मेरिट्स पे डिसाइड होती है तभी वो डिग्री में डिग्री आती है। अब कहलाती है ये जो क्योंकि डिसमिसल डिफॉल्ट है इसमें कोई मेरिट्स पे नहीं है। देखो मैंने जब आपको इनिशियल स्टेज पे बताया, मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ द सूट। ठीक है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, तो यहाँ पे डिसमिसल ऑफ सूट हुआ है, डिसमिसल ऑफ सूट हुआ है डिफॉल्ट में, तो कोर्ट ने अपनी चीज को, मतलब कोर्ट ने ये जो डिसमिस किया है, क्या उसने मेरिट देख के डिसमिस किया है, क्या क्या उसने पार्टीज को सुन लिया क्या, तो यहाँ पे इसलिए ये चीज लिखी हुई है कि डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट को डिग्री में शामिल नहीं किया जाता है। आई होप आप अभी इसकी मतलब डिग्री की डेफिनेशन बहुत वास्ट है, लेकिन ये क्या था, डिग्री का बेस था, समझ में आ गया। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, आगे हम बहुत पढ़ेंगे। आगे हम अभी तो ये जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, ये जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है डिग्री की, हमने ये डेफिनेशन अभी पढ़ी है। अब पढ़ते हैं, देखिए स्क्रीन पे, फिर डीम डिग्री भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके सामने, क्वेश्चन आ सकता है
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिक्री, कि भाई आप डिक्री से क्या समझते हो और ये ऑर्डर से कैसे डिफर है। डिक्री का मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन which conclusively determines the right of the parties in any or all matter of controversy in suit. It could be preliminary, it could be final, and it includes following things: deemed decree, order 7 rule 11 के अंदर rejection of plaint, and order under section 142(4) के अंदर restitution. restitution का मतलब किसी को पता नहीं हो कि जो जिस हालात में था उसको वापस उसी हालात में क्या कर दो, आप रेस्टिट्यूट कर दो। ठीक है, ये चीज होती है कि मान लीजिए कि किसी के पास में मोटरसाइकिल की थी, किसी के पास में पैसे थे। ठीक है, पैसे किसी और के थे, मोटरसाइकिल किसी और की थी। कोर्ट ने कहा रेस्टिट्यूशन मतलब जिसकी मोटरसाइकिल है उसको मोटरसाइकिल दे दो, जिसके पैसे हैं उसको पैसे दे दो, जो जिस स्थिति में था पहले उसको उसी स्थिति में क्या कर दो, आप लेकर आ जाओ। ये होता है रेस्टिट्यूशन। But it does not include dismissal of suit in case of default and appeal of order. ये डिक्री की डेफिनेशन है। 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये डिक्री की डेफिनेशन लिखकर आनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में प्रिलिमिनरी डिक्री की भी डेफिनेशन है, वो मैंने अभी यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आ जाइए, अब देखते हैं क्या होता है, लिखी है या नहीं लिखी, वो एक बार देख लेते हैं। अब देखो, जब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली है तो फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। फॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल मीन्स दैट इज क्लियरली एंड स्पेसिफिकली स्टेटमेंट कि आपको कोई चीज दी गई है या नहीं दी गई। फिर वर्ड आता है एडजुडिकेशन एंड डिसीजन। मोस्टली पर्सन गॉट इन कंफ्यूज्ड बिटवीन एडजुडिकेशन एंड डिसीजन। एडजुडिकेशन मीन्स कोर्ट हैज यूज्ड इट्स माइंड एंड डिस्क्रिशन इन डिस्क्रिशन फॉलोइंग थिंग्स आर कंसीडर्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने अपना माइंड यूज किया है, पूरा डिस्क्रिशन यूज किया है। तो डिस्क्रिशन में कि दोनों पार्टी को सुन लिया गया है, अपॉर्चुनिटी दे दी गई है और मेरिट पे डिसीजन दिया है, मेरिट पे डिसीजन दिया गया है। फिर क्या लिखा था, मदन नाइक वर्सेस हंसू बाला देवी में क्या कहा था, इफ द मैटर इज नॉट जुडिशियली डिटरमाइंड देन इट इज नॉट अ डिक्री। और दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर जो केस था उसमें कहा था, the adjudication could be made by the officer of the court and it is if it is not passed by an officer of the court then it is not a decree. Formal expression मैंने क्या कहा, कोर्ट डिसाइड करता है। फिर सेकंड वर्ड है डिसीजन। यहाँ पे वर्ड है डिसीजन। तो डिसीजन का मतलब है, क्योंकि हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, डिसीजन मीन्स देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ मेरिट। मतलब मेरिट हो भी सकती है और मेरिट नहीं भी हो सकती। हो सकता है टेम्पररी इंजंक्शन, प्राइमा फेसी चीजों को देखकर क्या कर देते हैं, डिसीजन दे दिया जाता है। ठीक है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन का मतलब डिसीजन इज फाइनल, इफ कंसर्न देन गो टू अपील। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, पहले मैं समझाती हूँ फिर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि क्वेश्चन क्या है कि डिग्री हमेशा किस पे पास होती है। डिग्री हमेशा सूट पे पास होती है। किस में पास होती है डिग्री, सूट पे पास होती है। मतलब यदि आप सूट इंस्टीट्यूट करोगे तो डिग्री पास होगी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या इसका कोई एक्सेप्शन है, इसका कोई एक्सेप्शन है क्या, डिग्री सूट पर पास नहीं होती। तो इस क्या होता है, डिग्री एप्लीकेशन पे पास होती हो सकती है। क्वेश्चन है एक्सेप्शन है तो मतलब क्या किस सिचुएशन में डिग्री सूट पर पास नहीं हो सकती। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन क्या लगाता है, इंडिजेंट पर्सन पहले लगाता है एप्लीकेशन। क्या लगाता है, एप्लीकेशन। फिर यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई ये पर्सन क्या है, ये पर्सन इंडिजेंट है, तो इस एप्लीकेशन को क्या कंसीडर कर लिया जाता है, सूट कंसीडर कर लिया जाता है, केस कंसीडर कर लिया जाता है। और इसका डिस्पोजल कैसे होता है, एज अ डिग्री। समझ में आ गया, कब एप्लीकेशन पे डिग्री पास हुई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हैंड रेज करना जरूरी है। समझ में आया, जनरली सूट पे ही डिग्री पास होती है, जनरली सूट पे ही डिग्री पास होती है। लेकिन कब एप्लीकेशन पे डिग्री पास हो सकती है, जब इंडिजेंट पर्सन एप्लीकेशन लगाएगा, इंडिजेंट पर्सन एप्लीकेशन लगाएगा और कोर्ट उस एप्लीकेशन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। कोर्ट उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या होता है, डिग्री पास हो जाती है। और एक आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग में भी एप्लीकेशन लगती है तो उसमें भी डिग्री पास हो जाती है। पढ़ लेते हैं, आ जाइए। Whether on application, decree is always on suit, not on application. Whether on application there could be decree. Question पूछा गया, generally no. क्या लिखा है, generally no, कॉमा नहीं लगना चाहिए था यहाँ पे। Generally no, but exceptions application by indigent person and accepted by the court, arbitrational proceeding decision. How many types of decree?
पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। डिग्री दो तरीके की होती है, प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री। लेकिन कहीं कहीं केसेस ऐसे भी आते हैं जहां पर पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री होती है। अब प्रिलिमिनरी डिग्री क्या हुआ कि मतलब क्या कर दिए गए हैं, कुछ कुछ जो कंट्रोवर्सी के मैटर थे वो सॉर्ट आउट कर दिए गए हैं, या कोई एक कंट्रोवर्सी, सारे नहीं, मैंने क्या बोला, सारे नहीं, लेकिन कुछ या कोई एकाध कंट्रोवर्सी का मैटर क्या कर दिया है, कोर्ट ने कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी डिग्री बोलते हैं। देखो पढ़ते हैं कि such a decree determines the rights of the parties with regards to some or one of the matters। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, देखो कितना अच्छा, ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वन ऑफ द मैटर्स, यहाँ पे मैटर्स लिखा जाता है कि किसी, बहुत सारे, वन ऑफ द फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसी सब चीजें होती है ना कि बहुत सारों में से जब हम एक चीजें लिखते हैं तो हम लिखते हैं वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ द मैटर। क्या बोला कि सम और वन ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन सूट बट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। मतलब आपको अभी फर्दर प्रोसीडिंग लेनी है, फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ। प्रिलिमिनरी डिग्री समझ में आ गई? क्या एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो सकती है? तो कह दिया था कि भाई हाँ भाई, एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री ऑफ कोर्स पास हो सकती है। और फाइनल डिग्री क्या होती है? जब के सारी चीजों को क्या कर दिया जाता है, फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। जो भी सारे क्वेश्चन है कंट्रोवर्सी के, उनको यदि फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो इसे क्या कहेंगे, फाइनल डिग्री कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री में क्या डिफरेंस है। छोटे बच्चों जैसे, जैसे हम छोटे छोटे बचपन में पढ़ते थे वैसा डिफरेंस है। प्रिलिमिनरी डिग्री में एक सम और वन ऑफ द मैटर्स को क्या कर दिया जाता है, कंट्रोवर्सी को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है, और फाइनल डिग्री में सबको कर दिया जाता है। प्रिलिमिनरी डिग्री बहुत सारी हो सकती है, फाइनल डिग्री एक हो सकती है। प्रिलिमिनरी डिग्री फाइनल पे डिपेंडेंट नहीं रहती, लेकिन फाइनल डिग्री प्रिलिमिनरी डिग्री पर क्या रहती है, डिपेंडेंट रहती है। और एक अच्छा सेक्शन बताती हूँ, याद रखो, सेक्शन नंबर 97, सीपीसी का सेक्शन नंबर 97 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को यहाँ पढ़ने की क्यों जरूरत है वो मैं बताऊंगी। देखो, प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई, एक पोजीशन का केस चल रहा था कि भाई मान लीजिए मैं हूं पारुल और हर्षित है, ठीक है। तो पारुल जा रही है कोर्ट में कि हर्षित नाम का पर्सन जो मेरे घर पर गैर कानूनी तरीके से रह रहा है, ठीक है, पोजीशन उसके पास में है, तो आप मुझे क्या करो, मेरा पोजीशन वापस दिलवाओ, मेरा पोजीशन वापस दिलवाओ। बीच में क्या हो सकता है, बीच में मीन प्रॉफिट, मैं शब्द यूज कर रही हूँ, मैं बाद में बताऊंगी कि मीन प्रॉफिट क्या होता है। आप समझ लो कि मान लीजिए कि पोजीशन तो वापस दिलवाओ, और मीन प्रॉफिट, मैं यदि वहां पर रह रही होती तो मैं क्या कमा रही होती, वहां पर 20,000 रुपए महीना मुझे रेंट मिलता, तो ये होता है मीन प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पोजीशन तो दिलवाओ, पोजीशन तो दिलवाओ, साथ ही साथ मुझे क्या दिलवाओ, निधि मैम आप हैंड रेज कर रहे हैं, या कोई भी जो भी हैंड रेज कर रहे हैं कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप मुझे पोजीशन तो दिलवाओ, लेकिन साथ में ये जो मेरा रेंट का नुकसान हुआ है ना, ये मेरा रेंट का नुकसान हुआ है, ये मुझे दिलवाओ 20,000 रुपए महीना। तो अब यहाँ पे क्या सर्कमस्टांसेस आते हैं कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि यार पोजीशन का डिसीजन करने में, पोजीशन का डिसीजन करने में तो कोर्ट को लग गए 2 साल, पोजीशन का डिसीजन करने में कोर्ट को लग गए 2 साल। पता चल रहा है, क्योंकि कितनी सारी चीजें चाहिए होती है कि भाई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स दिखा, साइन दिखा, या जो भी मतलब तुम्हारे जो भी साइन करने वाले थे, जो भी विटनेसेस थे, उनको दिखाओ, तो ये पोजीशन। लेकिन जब उसने कोर्ट को लगता है कि भाई मैसने प्रॉफिट तो डिसाइड कर देना चाहिए, कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, तेरा पोजीशन अभी तुझे नहीं मिल रहा, तू एक काम कर, 20,000 रुपए जो तेरा मेन प्रॉफिट है, मैं तेरा डिसाइड कर देता हूँ कि तुझे 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, जब तक हर्षित तुम्हारे घर में रह रहा था, तो 20,000 रुपए पर महीने के हिसाब से तू एक काम कर। ये जो इसने कोर्ट ने डिसाइड करा, 6 महीने के अंदर डिसाइड कर दिया कि मैं अभी प्राइम, मतलब मुझे जितना लग रहा है प्राइमा फेसी देख कर, मुझे लग रहा है कि तुझे 20,000 रुपए मिलने चाहिए। लेकिन पोजीशन का केस डिसाइड होने में कितना टाइम लग गया, 2 साल लग गए। अब समझना, क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है कि पारुल ने, ठीक है, पारुल तो वैसे सुपर इंटेलिजेंट लड़की है, वो सोची कि चलो मैं बाद में बोल दूंगी। इसने क्या कहा कि पारुल, कोर्ट ने कहा तुझे 20,000 रुपए मिलेंगे, पारुल चुपचाप बैठी रही, चुपचाप बैठी रही, ठीक है यार मिल रहे 20,000 रुपए, 20,000। अब आती है जब 2 साल हुआ, जब 2 साल कंप्लीट हुए, पोजीशन का केस उसके फेवर में डिसाइड हुआ,
तो कोर्ट में जाकर बोल रही है जज साहब, उसका फ्रेंड था या कुछ भी था, कि सर मेरे को पोजीशन तो दे दिया, लेकिन ये जो प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई ना 20,000 रुपए की, ये 20,000 रुपए की नहीं होनी चाहिए थी, ये तो 25,000 रुपए की होनी चाहिए थी। क्वेश्चन बन सकता है, कौन बताएगा? नीतू मैम माइक ऑन करिए। क्या ये जो 20,000 रुपए पे क्वेश्चन, ये एंड फाइनल डिग्री की अपील करते टाइम उठा सकती है क्या? मतलब जिसको भी आता है एक बार हैंड रेज कर दीजिए, उठा सकती है कि नहीं उठा सकती? आप बताइए। मतलब नाम में पढ़ नहीं पा रही, यादव, डी यादव। नो मैम। ठीक है। अब यही सेक्शन 97 कहता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यही सेक्शन 97 कहता है कि भाई आपको जब परेशानी थी, आपको जब उस प्रिलिमिनरी डिग्री से परेशानी थी, तो आप उस चीज को वहीं ऑब्जेक्ट कर देते ना। तो सेक्शन 97 ये कहता है, इफ प्रिलिमिनरी डिग्री was not objected at the time while passing the preliminary degree, कि उस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं किया गया जब आपकी प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई थी, तो आप फाइनल डिग्री की अपील लगाते टाइम उस प्रिलिमिनरी डिग्री पे क्वेश्चन नहीं उठाओगे। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। सेक्शन 97 समझ में आ गया? इतना बड़ा इलस्ट्रेशन बताया मैंने। पढ़ते हैं सेक्शन 97। आ जाइए। यहाँ पे पढ़ना क्यों जरूरी था? क्योंकि प्रिलिमिनरी डिग्री की बात करता है। आ जाइए, क्या बोलता है? If preliminary decree not appealed, then later on final decrees appeal। देखो क्या होता है, यदि हम इसको नोट्स को ले लेते और नहीं समझ, हमने कभी सीपीसी पढ़ा नहीं है तो हम नहीं समझ पाते इस सेक्शन को, लेकिन उसने कितने प्यार से लिखा है कि प्रिलिमिनरी डिग्री को यदि आपने अपील नहीं किया है, तब आप फाइनल डिग्री की अपील करते टाइम उस डिग्री पर किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है, व्हाट इज डीम्ड डिग्री? जब हम डिग्री के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो व्हाट इज डीम्ड डिग्री? तो डीम्ड मतलब, समझ रहे हो, एक्चुअल में डिग्री है नहीं, मानी गई है, इंक्लूड किया गया है। डीम्ड डिग्री, मानी गई डिग्री। ठीक है। क्या होता है इस तरह, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना पर्टिकुलर टाइम हो सकता है कि प्रिलिमिनरी डिग्री को कितने दिन में अपील करना है, 30 दिन में अपील करना है, 60 दिन में अपील करना है। जो अपील का टाइम है, उतने टाइम में यदि आपने अपील नहीं करी, आप फाइनल डिग्री की अपील करते टाइम उसको अपील नहीं कर लगा सकते हो। ठीक है। अब व्हाट इज डीम्ड डिग्री? तो डीम्ड डिग्री समझना, डिग्री और डीम्ड डिग्री में क्या अंतर है? डिग्री क्या होता है, मतलब डीम्ड डिग्री ऐसी है जो क्या करती है, जो एक्चुअल डिग्री, जो हम डिग्री की डेफिनेशन पढ़ के आए, उसके सारे कंटेंट इसके अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन आपको पता है डिग्री में क्या हुआ है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन हुआ है, कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन हुआ है। अब आपको जाना है, तो अब आप नया सूट नहीं लेकर आ सकते। यदि एक केस में डिग्री पास हो गई है, तो अब आप नया सूट नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि क्या लग जाएगा, रेस जुडिकेटा लग जाएगा, सेक्शन 11 से बाहर हो जाओगे कि क्या कर दिया कोर्ट ने, कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया, तो अब आप अपील में जाओ। तो डीम्ड डिग्री एक ऐसी तरीके की डिग्री होती है जिसके अंदर डिग्री के सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, लेकिन उस पे रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? डीम्ड डिग्री विच फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ द डिग्री, यही कुछ लिखा हुआ होगा, देखना। Deemed decree means which fulfills all the specifications of original decree, but that is which is similar to the original decree except res judicata not apply। तो कोई मुझे बताएगा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है क्या? शुभी शुक्ला मैम, जो मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है क्या? एक बार माइक ऑन कर दीजिए। नो मैम। नहीं होता। ठीक है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पे क्या होता है, कभी भी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो तो क्या है, डीम्ड डिग्री है। आइए नेक्स्ट। ये सब चीजें हो गई, ये सब चीजें हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। चलो ठीक है, बताओ। रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में आपने सुना है कि यदि कोर्ट को लगता है कि मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, रिटर्न, देखो वर्ड है रिटर्न, रिटर्न ऑफ प्लेंट। पारुल के सामने केस आया, पारुल थी जयपुर की कोर्ट की कोर्ट की जज, और पारुल को लगता है कि मेरे सामने ये केस नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मैं तो
इस ज्यूरिडिक्शन में आती नहीं हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इस डिग्री इसको क्या कर दूंगी, रिटर्न कर दूंगी कि भाई एक काम कर, तेरे प्लेन को मैंने रिटर्न करा। कोई बताएगा कि रिटर्न ऑफ प्लेन डिग्री है कि ऑर्डर है? मैम ऑर्डर। समझ में आ गया? रिटर्न ऑफ प्लेन ऑर्डर है या डिग्री है? रिटर्न ऑफ प्लेन क्या है, ऑर्डर है। कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई किया क्या? कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। रिजेक्शन ऑफ प्लेन क्या है, क्वेश्चन आएगा। रिजेक्शन ऑफ प्लेन क्या है, डिग्री है या क्या डिग्री। है? ठीक है, समझ में आ गया? रिजेक्शन क्या होता है, दोनों मतलब कंफ्यूज हो जाते, एक है रिजेक्शन, एक है रिटर्न ऑफ प्लेन। तो इट इज अ डिग्री, डीम्ड डिग्री है, और इट इज अ ऑर्डर। ठीक है, अब बताओ टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर है कि डिग्री है? कोई ऑर्डर। भी? ऑर्डर। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो इंसान डिग्री बोलेगा तो मैं उससे पूछूंगी कि टेम्पररी इंजंक्शन डिग्री है कि ऑर्डर है। समझ में आया? टेम्पररी इंजंक्शन प्राइमा फेसिया केस देखकर दिखाया जाता है, इररिपेरेबल लॉस हुआ है, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस हुआ है, इन तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या दिखा दिया जाता है कि मैंने इसके संबंध में क्या नहीं करा, इंजंक्शन पास नहीं करा, तो इसको इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा। टेम्पररी इंजंक्शन क्या है, एक तरीके का ऑर्डर है। और परपेचुअल इंजंक्शन क्या है? क्या है परपेचुअल इंजंक्शन, बताइए? डिग्री। परपेचुअल इंजंक्शन डिग्री है, क्योंकि परपेचुअल मतलब हमेशा के लिए इंजंक्शन पास हुआ है, तो कोर्ट हमेशा के लिए इंजंक्शन प्राइमा फेसी केस देखकर थोड़ी पास करेगा। तो परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है, परपेचुअल इंजंक्शन है डिग्री। और देखो मैंने दो एग्जाम्पल बताए। टेम्पररी इंजंक्शन क्या है, ऑर्डर। कोर्ट ने अपना पूरी तरीके से माइंड अप्लाई नहीं करा है, प्राइमा फेसिया देखा है, पार्टीज को पूरी तरीके से नहीं सुना है। कमिश्नर अपॉइंट हुआ, ऑर्डर है या डिग्री है? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑर्डर। ऑर्डर है। ऑर्डर। तो जब हम डिग्री और ऑर्डर के बीच की डेफिनेशन मतलब क्लियर कर चुके, अभी हम ऑर्डर भी पढ़ेंगे, तो डिग्री, आप डिग्री को पढ़ चुके तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिग्री है कि ऑर्डर है। आप यहाँ पे आते हैं, ये तो थे फर्स्ट क्लास के क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सूट में कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। केस जो मैंने प्रेजेंट किया उसमें तो कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, डिग्री है कि ऑर्डर है? डिग्री है। समझ में आ गया भाई, कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, कोर्ट सुनेगा किस चीज को, वो खत्म कर, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का आधार है, ये कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। तो ये क्या है, ये डिग्री है। आपको इन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो कोर्ट क्या पास करेगा, ऑर्डर थोड़ी पास करेगा, डिसमिस थोड़ी करेगा, कोर्ट क्या पास कर देगा, डिग्री पास कर देगा। तो जहां पे कॉज ऑफ मैम एक्शन नहीं, हाँ अब जो वहाँ रेस्टिट्यूशन वो जो पार्ट बोले थे वो डीम डिग्री है ना? रेस्टिट्यूशन, हाँ डीम डिग्री है। तो मतलब रेस्टिट्यूशन, इसमें रेस्टिट्यूशन नहीं लग सकता है? रेस्टिट्यूशन नहीं, डीम डिग्री में इसमें रेस्टिट्यूट वो नहीं लगता, रेस्टिट्यूटर नहीं लगता ना। डीम्ड डिग्री, रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर ही तो पास होगा, लेकिन उसको डीम्ड डिग्री बोलते हैं। दो तीन चीजें हैं मतलब यदि हम सीपीसी पढ़ेंगे ना, सीपीसी में 5 से 6 जगह ऐसे हैं जहां पे डीम्ड डिग्री की बात हुई है। मतलब पास तो कैसे होते हैं, एज अ ऑर्डर पास होते हैं। कैसे पास होते हैं, एज अ ऑर्डर पास होते हैं, लेकिन उनको क्या बोला जाता है, डीम्ड डिग्री बोला जाता है। वो भी हम अभी पढ़ लेंगे आगे। ठीक है, बहुत सारे देखो, दो तो यही हो गए, एक हुआ रिजेक्शन ऑफ प्लेट, एक हुआ रेस्टिट्यूशन, और दो तीन आते हैं उसके अंदर ऑर्डर 21 के। ऑर्डर 21 के रूल्स में पास होते हैं जो ऑर्डर, उनको बोलते हैं डीम्ड डिग्री। अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में एक बार ये कंप्लीट करें फिर पढ़ते हैं। तो समझ में आया, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन नहीं है वो क्या है, डीम्ड, वो क्या है, डिग्री। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, केस आपका लिमिटेशन से बाहर है, क्या है, डिग्री है कि ऑर्डर है? डिग्री है। समझ में आ गया, डिग्री है। डिग्री, डिग्री है। केस आपका लिमिटेशन से बाहर है, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि कोर्ट ने माइंड तो अप्लाई नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने माइंड अप्लाई किया है। कोर्ट बोल रहा है कि तेरा केस लिमिटेशन से बाहर है, मैं डिसमिस क्यों करूंगा, मैं इसको क्या करता हूँ, ये एक तरीके की डिग्री है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है अबेटमेंट ऑफ सूट। किसी को पता है व्हाट इज अबेटमेंट? इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए अबेटमेंट क्या होता है। इकरा, आप बताएं। मैम किसी को मतलब इंस्टिगेट करना किसी चीज के लिए अबेटमेंट नहीं, सेक्शन ये 107 वो वाला ऑफ अबेटमेंट नहीं, ये क्रिमिनल मैम आईपीसी वाला अबेटमेंट अबेटमेंट नहीं होता है। है जब सूट जब खत्म हो जाता है, जब कब हम उसको खत्म कर सकते हैं, इकरा मैम, वो जो कौन आप सी अबेटमेंट सिचुएशन बता के रहे हो ना, साथ वो है। इंस्टिगेट करने वाला अबेटमेंट इंडियन पीनल कोड का है। ending of suit, madam. यस मैम आईपीसी में समझ गए? तो अब ये अबेटमेंट वो वाला अबेटमेंट नहीं है, यहाँ पे है देखो, अबेटमेंट का जनरल मीनिंग होता है वेयर राइट टू स्यू डज नॉट सर्वाइव।
इसका मतलब जनरल मीनिंग है वेयर राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव। मैं हूँ पारुल जैन, मतलब मैं खुद को क्यों कोई भी है नाम, मान लीजिए मोहन नाम का पर्सन है, मोहन नाम का पर्सन है, डेथ हो जाती है। तो जब आपको पता है जब डेथ हो जाती है, लिमिटेशन एक्ट में शायद आर्टिकल 120 है, उसमें आपको कहा है कि 20 दिन के अंदर आपके एलआर को प्रेजेंट होना है और प्रेजेंट होके बोलना है कि मैं इस केस को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अब आपका एलआर 20 दिन के अंदर प्रेजेंट होता नहीं है तो कोर्ट क्या कर देगी, आपके संबंध में, मोहन के संबंध में सूट को अवेट कर देगी। अब आपका राइट टू सू सर्वाइव नहीं करता है तो ये डिक्री होगी कि ऑर्डर होगा? डिक्री होगी। डिक्री होगी, समझ गए? तो मतलब जो 50 लोग बच्चे क्लास में है तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों ये डिक्री है, क्योंकि अब आपका राइट टू सू सर्वाइव नहीं करता। अब हम पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर ऑफ अवेटमेंट ऑफ सूट डिक्री है। अपील सूट विच इज बार्ड बाय लिमिटेशन, यहाँ पे पता चलता है कि ये गलती है, ठीक है। विच इज बार्ड बाय लिमिटेशन एंड डिसमिस वेयर देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन वेयर राइट टू स्यू एंड्स रिजेक्शन ऑफ क्लेम। तो ये सब क्या है, डिक्री है। और डिसमिसल इन डिफॉल्ट, यहाँ पे मेरे को एक परपेचुअल इंजंक्शन भी लिखना था। डिसमिसल इन डिफॉल्ट, टेम्पररी इंजंक्शन, रिटर्न ऑफ प्लेन, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर, और ये वापस लिख दिया रिटर्न ऑफ प्लेन। तो ये डिक्री नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर हम और पूछते हैं, मतलब अब तो 9 ही बज गए, ठीक है। ओके, बाकी हम ऑर्डर, चलो ऑर्डर की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम कल डिफरेंस देखेंगे। देखो सेम टू सेम लिखा हुआ है, फॉर्मल एक्सप्रेशन, लेकिन वहां पे क्या वर्ड लिखा था, डिसीज एडजुडिकेशन लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। आपको ऑर्डर की डेफिनेशन भी याद होगी क्योंकि वहां पे लिखा है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन। वर्ड समझ में आ गया, डिसीजन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि प्राइमा फेसिस केस देखकर भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाकी किसी को कंटिन्यू करना है आप मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।